उत्तर प्रदेश के शामली जिले का छोटा सा कस्बा कैराना सियासत का अखाड़ा बन गया है। कैराना से हिंदू परिवारों के कथित पलायन की बीजेपी सांसद हुकुम सिंह की लिस्ट के बाद से ही सियासत गर्म है। अलग अलग दलों की जांच टीमों के बाद अब यात्रियों के जरिए माहौल को और गर्म रखने की कोशिशें चल रही हैं। लेकिन हम आपको बता दें, हम आपको दो यात्राएं दिखा रहे हैं। एक है बीजेपी के विधायक संगीत सोम की निर्भय यात्रा, दूसरी है समाजवादी पार्टी नेता अतुल प्रधान की सद्भावना यात्रा। हालांकि प्रशासन ने दोनों यात्राओं को थोड़ी देर बाद ही रोक दिया, लेकिन संगीत सोम ने 15 दिनों में कथित तौर से कैराना से पलायन कर गए लोगों को वापस बुलाने की चेतावनी दी है। तो आवाज अड्डा पर आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि कैराना को लगातार गर्म रखने का मकसद क्या है? क्या यह मुद्दा बीजेपी के यूपी गेम प्लान का हिस्सा है? आवाज अड्डा पर आज की बड़ी चर्चा में हमारे साथ एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा, कांग्रेस की प्रवक्ता नगमा भी शामिल होंगी, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन साहब शामिल हैं, वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल शामिल होंगे, वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान और फर्स्टपोस्ट.com के राजनीतिक संपादक संजय सिंह भी यहां पर शामिल होंगे और थोड़ी देर में बीएसपी के प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में आएंगे। तो विजय सर, लेकिन चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम यहां पर आपको सुनाना चाहेंगे चर्चा शुरू करने से पहले कैराना पर सियासत की एक बानगी। सुबह से कह रहे हैं, हम कल से कह रहे हैं कि हम कानून का पालन करेंगे, कानून तोड़ने का पालन नहीं करेंगे। हमें यहां अधिकारियों ने बताया, सीनियर अधिकारियों ने नोटिस की कॉपी दी कि आगे धारा 144 लगी हुई है, आप यहां से आगे मत जाइए। हमने कानून का पालन करते हुए यात्रा स्थगित की है, लेकिन 15 दिन के अल्टीमेटम के साथ अगर 15 दिन में लोगों का पलायन वापसी नहीं हुआ, गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैराना नहीं कहीं भी जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये चेतावनी के साथ मैं बता देता हूँ। गुजरात में दंगा हुआ था, वहाँ कितने लोग पलायन कर गए थे। पहले संगीत सोम और मोदी साहब प्रधानमंत्री जी उन्हें वापस कर दें, करे वापस, पहले उन्हें वापस कर लें। और यहाँ तो अब किसी ने पलायन किया ही नहीं, नौकरी अपनी रोजी रोटी के लिए गए हैं, रोटी रोटी के लिए गए हैं, कहीं पलायन नहीं किया है। लेकिन ये जो तमाशा बनाए हैं, जो पोल खुल जाए। तो यहां पर दो अलग अलग वर्जन हमने सुने, एक संगीत सोम साहब का और एक उत्तर प्रदेश प्रशासन का। तो विजय शास्त्री साहब, पहला सवाल हम आपके पास ही लेकर आते हैं कि संगीत सोम साहब कह रहे थे कि 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है उन्होंने, अगर 15 दिन बाद लोगों को वापस नहीं बुलाया गया तो फिर वो जिम्मेदार नहीं होंगे कि उनके वर्कर्स या आपकी पार्टी के वर्कर्स कहां कहां जाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो इसे क्या समझा जाए, धमकी समझा जाए, क्या मतलब निकाला जाए इसका? नहीं, देखिए, इसको धमकी समझने की आवश्यकता नहीं है। गंभीर मुद्दा है, मामला गंभीर है। अगर प्रशासन रोक रहा है तो इन्होंने प्रशासन के साथ कोऑपरेट करते हुए अपनी यात्रा को स्थगित की, पर मुद्दा तो गंभीर है। मुद्दा का तो कोई समाधान निकला नहीं है। पूरे देश की मीडिया ने और हम लोगों ने, सब लोगों ने इस बात को उठाया है, गंभीरता के साथ उठाया है। मीडिया भी इसमें गंभीरता दिखलाई है। अगर ऐसे में समस्या का अगर समाधान नहीं निकलता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। समस्या कितना गंभीर है आप सोचिए। अभी शिवपाल जी कह रहे हैं कि रोजी रोटी के लिए लोग चले गए। बिहार से तो सैकड़ों लोग रोजी रोटी के लिए अन्य प्रदेशों में जाते हैं, तो क्या वो अपना घर द्वार बेच करके जाते हैं? क्या उनके घर के लोग भी सब लोग चले जाते हैं? उत्तर प्रदेश में ही गहमर एक ऐसी जगह है जहां मेल पॉपुलेशन बड़ी संख्या में मिलिट्री में काम करती है। लोग मिलिट्री के ऑफिसर हैं, जवान वहां पर लड़ते हैं, पूरा गांव तो रहता है वहां पर। आखिर में ये आधे पौने दाम पर अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके जाना, क्या इसको इतना सिंपल देखा जा रहा है? मैं तो विपिन जी आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, आपके मीडिया के माध्यम से और आपसे भी, और समाजवादी पार्टी के लोग हैं उसका उत्तर भी दें कि मथुरा में या कैराना में ये जो गंभीर घटनाएं हुई हैं, अगर ये घटनाएं गंभीर नहीं है तो आप बताइए कि जी। लेकिन एक सवाल मेरा भी शास्त्री साहब, एक सवाल मेरा भी, आप ही की रिपोर्ट कह रही है कि ये पलायन कई समय से हो रहा है, तो मेरा भी ये प्रश्न आता है कि ये पलायन आज ही नजर में क्यों आया, उसी वक्त क्यों आया जब उत्तर प्रदेश में चुनाव को 1 साल रह गया है? ये बात पहले क्यों नहीं आई? पहले आपकी नजर कैराना पे क्यों नहीं पड़ी?
देखिए, सवाल ये नहीं है कि हमारी नजर कब पड़ी, सवाल ये है कि ये घटना है कि नहीं। अगर ये घटना है तो इस घटना को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। यहाँ टाइमिंग की बात नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, चुनाव तो लगातार हो रहे हैं देश में। भारतीय जनता पार्टी और हम लोग तो लगातार कामयाब चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार हमारा जनाधिकार बढ़ रहा है, हमारी सरकारें बेहतरीन काम कर रही हैं, लोगों को पसंद भी आया है। हम सवाल चुनाव से क्यों जोड़ करके इसको देख रहे हैं? हम इसको प्रदेश की एक गंभीर मुद्दे के रूप में क्यों नहीं क्योंकि शास्त्री जी कुछ रिपोर्ट्स देखिए, एक रिपोर्ट आपकी तरफ से आई है, बाकी कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं जिसमें ये बात सामने निकल कर आती है कि यहां से जो पलायन हो रहा है, जो शब्द हम पलायन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पलायन वैसा नहीं है कि लोग किसी संप्रदाय विशेष से डर के यहां से जा रहे हैं। लोग अपने अपने कारणों से गए हैं। आपकी रिपोर्ट के बहुत सारे जो आपके सांसद हुकुम सिंह साहब की जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से आपके जो नेता हैं, उस हिसाब से बहुत सारे आंकड़े उसमें गलत भी हैं। कुछ परिवार वहां पर अब भी मौजूद है और जैसा किसी भी जगह पर होता है, लोग अपनी रोजी रोटी के लिए, लोग अपने कामकाज के लिए, हो सकता है कि वहां पर कुछ असामाजिक तत्व हो जिसकी वजह से परेशानी हो, कुछ गुंडागर्दी हो, लेकिन उसे सियासी रंग देना या उसे हम धार्मिक रंग दें कि किसी विशेष संप्रदाय की वजह से डर के जा रहे हैं, तो ये गलत होगा। नहीं विपिन जी, जरा आप बताइए कि इस गंभीर मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने तो उठाया ही, पर इस गंभीर मुद्दे पर आज देश की मीडिया भी लगातार गंभीरता के साथ अपना काम कर रही है। क्या उस पर भी कोई शंका कर रहा है क्या कि ये गंभीर मुद्दा नहीं होता तो मीडिया के लोग? देखिए, मुद्दा गंभीर है, मुद्दा गंभीर है शास्त्री जी, तभी हम लोग यहाँ सब बैठ के बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले आप ही के पास आया सवाल लेके। चलिए अब हम बाकी प्रवक्ताओं की भी राय रहते हैं। संजीव मिश्रा साहब, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था, उसका उत्तर भी हमको आप दिलवा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा कि कैराना या मथुरा जैसी गंभीर घटनाओं के स्थान पर आज तक समाजवादी पार्टी का कोई गंभीर नेता क्यों नहीं गया, कोई मिनिस्टर क्यों नहीं गया, मुख्यमंत्री क्यों नहीं गया? समाजवादी, वो बड़े समाजवादी जो समाज की रूपरेखा तय करते हैं, ऐसे समाजवादी। जी बिल्कुल, क्योंकि आपकी एक यात्रा संगीत सोम साहब लेके गए थे, तो यहाँ पर अतुल प्रधान भी सद्भावना यात्रा लेके पहुंचे थे। अब उसके ऊपर तो मैं अपना प्रश्न बाद में रखूंगा, लेकिन पहले आपके प्रश्न का जवाब ले। संजीव मिश्रा जी से नहीं जोड़ सकते हैं इसको। जी जी जी, मैं उससे अलग ही करूंगा, मैं उससे अलग करूंगा। संजीव मिश्रा जी। विपिन जी बोलिए। हाँ जी, ये प्रश्न जो आपको शास्त्री जी रख रहे हैं कि गंभीर मुद्दा है, आप उसे गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे? मैंने कहा कि आपके नेता भी अतुल प्रधान साहब भी पहुंचे थे, तो एक तो आप उनका जवाब दीजिए। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आप उत्तर प्रदेश में, आपकी पार्टी सरकार में है, शासन में है, पावर में है, तो एक यात्रा के बदले यात्रा निकालने की जगह आपको वहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखनी चाहिए, वहां की समस्या को समझना चाहिए। आपके नेता भी वहां यात्रा लेके पहुंच गए, इसका क्या मतलब रहा? तो देखिए, पहले तो मैं शास्त्री जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा ये बहुत गंभीर मुद्दा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जो गंभीर मुद्दे थे उनसे ध्यान हटाने के लिए, उत्तर प्रदेश और देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए आज इन्होंने बहुत वाली बात कही। शास्त्री जी बोलने दीजिए, हम बात सुन लेते हैं मिश्रा जी की। जनता पार्टी के लिए गंभीर मुद्दा है। शास्त्री जी निवेदन। शास्त्री जी, आप जब बोल रहे थे मैं बिल्कुल नहीं बीच में इंटरफेयर कर रहा था। दिस इज माई रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है कि जब मैं बोलूंगा आपको जब समय दिया जाएगा पूरी बात रखें। गंभीर मुद्दा है शास्त्री जी, तभी हम इतनी बड़ी बहस कर रहे हैं और इतने लोग एक साथ हैं, लेकिन उन्हें बोलने का मौका तो दीजिए। गंभीर मुद्दा ही नहीं मान रहे हैं ये लोग, तो गंभीर मुद्दा ही नहीं मान रहे हैं उसको। नहीं, मुद्दा मान रहे हैं तभी यहाँ पर आए हैं सर कार्यक्रम में। उन्हें बोलने दीजिए, फिर हम दोबारा उनसे पूछते हैं। बोलने दीजिए, पता लगेगा ना। नहीं, शास्त्री जी से मेरा निवेदन है कि वो थोड़ा सा शांत रहें, संयम रखें। ज्ञानशील एकता के पाठ पढ़े हुए हैं आप लोग, थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा शांति बनाए रखें। पूरी बात का आपको जवाब मिल रहा है। आप जितना बड़ा गंभीर मुद्दा उसको बता रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत गंभीर मुद्दा, क्योंकि जो मुद्दे इन्होंने लोकसभा के चुनाव में 2 साल पहले उठाए थे, विपिन जी की इनके लिए तो ये मुद्दा ही नहीं है। लेकिन शास्त्री जी उन्हें हम बोलने तो दे, सबका अपना अपना पक्ष है और अभी हम इसीलिए तो बहस करने बैठे हैं। बड़े बड़े मुद्दे जिन पर आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा। नहीं, देखिए, गंभीर और गैर गंभीर की बहस में हम इसको नहीं उलझाते हैं। सब अपना अपना मत रखेंगे और इसीलिए बहस हो रही है।
रखे और आप उनको हवा देने का काम कर रहे हैं। ये लोग तो गंभीरता से जैसे मुद्दे पर नहीं ले रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गलत राजनीति कर रखी है, जैसे मुद्दे पर आप इतना अगंभीर है, इस पर ये आप जो काम कर रहे हैं, ये कैराना के लोग आप लोगों को माफ नहीं करेंगे। आपको प्रधानमंत्री जी ने कहा, शास्त्री जी बोलने दीजिए उन्हें। गुंडे राज कर रहे हैं, आपके गुंडे पुलिस थाने पर राज कर रहे हैं और आपके गुंडे जिला चला रहे हैं, और इसके बाद भी आप कह रहे हैं कि ये गंभीर मुद्दा नहीं है। बोलिए मिश्रा जी। शास्त्री जी और बोल लीजिए, अभी आपके पास स्टेमिना है, मैं समझ रहा हूं आपको। हाँ, नहीं, मैं बहुत बोलूंगा। स्टेमिना वाले लोग हैं, आप बोल लीजिए, मैं फिर बोलूं। आपकी नाकामयाबी, लेकिन जब बोलूं तब मत बोलिए प्लीज। आपकी सरकार नाकामयाब है, उस पर अगर हम न बोले तो ये तो नहीं, शास्त्री जी ऐसे हम बातचीत नहीं कर पाएंगे। आप एक बार संजीव जी को बात पूरी कर लेने दीजिए, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा और सबके विचार लूंगा। संजीव शास्त्री आप बोलिए। वो ठीक से बात करें, वो व्यंग बाण न करें, गंभीर मुद्दे पर। नहीं, मान लिया, वो उन्होंने भी माना मुद्दा है। मिश्रा जी आप अपनी बात पूरी करें। नहीं शास्त्री जी, आप नहीं तय करेंगे कि हम क्या बोलें। जो हमें बोलना है वो हम बोलेंगे, जो आपको बोलना है वो आपके, जब समय आए आप पूरी बात रखो। मैं कतई आप ये नहीं तय कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गंभीर हैं कि बहुत साफ सी बात। नहीं, मैं कह भी नहीं रहा हूँ आपसे। आप क्या, आप जो बोलना चाहिए वो बोलिए, अपने समय पर बोलिए। ये मेरा निवेदन है। पास कर रहे हैं आप, सच्चाई नहीं। मेरा निवेदन केवल इतना है, अगर आप नहीं बोलने देना चाहते हैं। एक मिनट, संजीव जी और विजय जी, मैं दोनों से निवेदन करूंगा कि अब आप इनकी और जो भी आपसी बात न करके जो सवाल था उस पर आए, या फिर इनका थोड़ा सा स्विच ऑफ करिए। जब बोल लूं मैं तब इनको बोलने दीजिए। अब ये चलाएंगे डिस्कशन, कैसे डिबेट। मिश्रा जी बोलिए। नहीं, बहुत साफ सी बात है। देखिए, 2 साल पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ, ये महंगाई और भ्रष्टाचार और काले धन के मुद्दे पर इन्होंने सरकार बनाई, और आज जब इन्होंने ये हर चीज में फ्लॉप साबित हुए, इन्होंने उसके बाद उसको ढकने के लिए इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान जैसे अभियान चलाए। इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक गांव गोद ले लो। उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में सांसद आपके जीत के आए, 73 सांसदों। नहीं, मुझे लगता है कि अब मुझे दोनों जनों से हटना पड़ेगा। चलिए, मैं राजीव रंजन साहब के पास जा रहा हूँ। मैं राजीव रंजन साहब के पास जा रहा हूँ। राजीव जी, आपकी भी 5 लोगों की टीम खैराना पहुंची थी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी टीम ने वहाँ क्या देखा। ये बात करेंगे। आज भ्रष्टाचार के नाम पर जिस तरीके से चिकी घोटाला और व्यापम घोटाला जैसे बड़े घोटाले, ध्रुवीकरण जैसी कोई बात वहाँ बात नहीं है। जी चलिए अब हम राजीव जी को सुनेंगे। हम राजीव जी को सुनेंगे। सिंह जी के पहले के मुद्दों पर बयान है, और जो बाद में हुकुम सिंह ने कहा। संजीव मिश्रा जी, संजीव जी एक मुझे बताया कि उन्होंने कर रहा था, तो वैसी स्थिति में उन्होंने ये मान लिया कि ये कहीं से भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का मामला नहीं है। मैं एक बात जो कहना चाहूंगा, कैराना का जो अतीत है एक संगीत के घराने से जुड़ा हुआ है, और आज तक वहां कभी सांप्रदायिक तनाव नहीं उभर करके आया। लेकिन आज कैराना भी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक हवस का शिकार हो गया है, और सामान्य तौर पर कानून व्यवस्था का ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल पर समाजवादी पार्टी से आप तो सवाल पूछना चाहिए। बन करके आए हैं समाजवादी पार्टी की कपास, आप आए हैं रेफरी बन के। शास्त्री साहब बोलने दीजिए, हो जाइए। मुझे लगता है शास्त्री जी, आपको आप ही की शैली में जवाब देना पड़ेगा। आप ध्यान में रखिए, गंभीरता से बोलिए और सही मुद्दे पर बोलिए। मैं बस ये चाहता हूँ, आपके कैराना बहुत गंभीर मुद्दा है। गंभीरता पूरे देश में वहाँ पर जिस प्रकार से पलायन हुआ है, बनाने की है, गरीबों का इस चाल को समझ रही है, और वो कहीं से भी कामयाबी आपको नहीं मिलने जा रही है। जो रोजगार के सवाल थे, जो मिल रही है, आपने देखा है कामयाबी की नहीं। हम लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, काला धन की, हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जमीन पर हम लोग जंगल राज के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जांचें, आप तो जंगल राज के दोस्त हैं, लागू करना चाहते हैं। आप तो जंगल राज के लोगों के साथ सरकार बनाते हैं, आपको तो अच्छा ही लग रहा होगा। हुकुम सिंह के खिलाफ, हुकुम सिंह के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो जब महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे को उठा रहे हैं तो उनके खिलाफ मामला नहीं है। आप जंगल राज लाना चाहते हैं क्या? शास्त्री जी, आपने नेता हुकुम, तो समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना होगा। लेकिन मैं एक बात
आपको जरूर कह देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 72 नेता के साथ आपकी दोस्ती है, 72 सांसदों के नॉन परफॉर्मेंस का शिकार आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बनने जा रही है। और इसका दूसरा एंगल ये है कि हुकुम सिंह अपनी बेटी को प्रमोट करना चाहते हैं वहां की पॉलिटिक्स में, हिंदू वोटों के गोलबंदी के लिए ये पूरा खेल उन्होंने रचा। और जब ये शास्त्री जी एक मिनट शास्त्री जी, हुकुम सिंह जी ने भी तो अपनी रिपोर्ट ले लिया, वो भी तो कह रहे हैं कि मामला सांप्रदायिक नहीं है। प्रदेश में आरोप बनकर हम लोग खड़े रहेंगे। पेश आइए, गंभीरता से पेश आइए। प्रदेश बिल्कुल गंभीरता के साथ पेश आ रहे हैं और ऐसे लोगों को एक्सपोज कर रहे हैं जो सत्ता की राजनीति के लिए गलत बोल रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के साथ मजाक उड़ाना चाहते हैं, करने की कोशिश उत्तर प्रदेश के साथ आप मजाक उड़ा रहे हैं। एक मिनट मैं राजीव जी आपसे भी कहूंगा, एक प्रश्न मेरा यहाँ पर एक प्रश्न मेरा, हुकुम सिंह के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। एक प्रश्न मेरा, समाजवादी पार्टी शास्त्री जी एक मिनट बताना पड़ेगा कि यही समाजवाद है। आप बताइए। राजीव जी एक मिनट चले जाए। राजीव जी एक मिनट, शांति चाहूंगा, एक मिनट। बोलते जा रहे शास्त्री जी क्या तरीका है? शास्त्री जी एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर कि तमाशा बना रखा है प्रोग्राम का। बिल्कुल, मेरा एक सवाल आपके लिए कि ऐसा लग रहा है शास्त्री जी के भाषण के लिए प्रोग्राम हो रहा है। हुकुम सिंह जी आपके जो नेता हैं, अब वो खुद अपनी बात से हट गए हैं। उन्होंने मान लिया है कि ये मामला पूरी तरह सांप्रदायिक नहीं है, लोग अलग अलग कारणों से गए हैं, और बीजेपी की आपकी अपनी रिपोर्ट भी यही कहती है सांप्रदायिक नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर की है। हम लोग भी यही कह रहे हैं जनाब कि ये लॉ एंड ऑर्डर की है, सरकार की विफलता है। हम ये नहीं करें कि सांप्रदायिक मामला लेकिन है। आपके नेता संगीत सोम साहब की बाइट या उनका वर्जन अब भी हमने कार्यक्रम के शुरू में ही चलाया, उनके शब्दों से तो नहीं लगता कि वो ये कह रहे हैं कि ये कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। अरे भाई आप ये बताइए, पलायन हो रहा है, ये लॉ एंड ऑर्डर की नई बात है। गुंडागर्दी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है। लोग औने पौने दाम पर बेच करके जा रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है। सांप्रदायिक मामला कैसे हो गया, हमको यही समझाइए आप विपिन जी। तो आपके ही नेता कह रहे हैं कि 15 दिन में अगर आप वापस नहीं लाए तो अंजाम आप भुगत लीजिएगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो लॉ एंड ऑर्डर पे छोड़ दीजिए। लेकिन मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर और सरकार की विफलता है। मथुरा में क्या था, वहाँ सांप्रदायिकता था, वहाँ भी तो लॉ एंड ऑर्डर की बात थी। हम लोग तो लॉ एंड ऑर्डर की तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम तो हो रहा है, लेकिन अगर आप ऐसी रिपोर्ट बना के देंगे कि संप्रदाय विशेष की वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं, डर का माहौल है और वापस लाइए, और तुलना हो रही है दूसरे प्रदेशों से कि कश्मीर बन जाएगा, तो फिर ये तो गलत है। उन्हीं से प्रश्न कर लिया। नहीं, कश्मीर का क्या मामला है, हम लोग तो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं और करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर संजय सिंह साहब के पास जाता हूँ। संजय सिंह साहब, अब ये पूरा मामला राजनीतिक रंग ले चुका है और हम कैराना के बारे में लगातार पिछले कुछ दिनों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन रोज नए नए वर्जन हमको सुनाई देने को मिलते हैं। फिर यात्राएं आ गई और अब हम देख रहे हैं कि कोई अपनी बात पर किसी चीज पर कायम नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए विपिन, इसमें कुछ चीजें गौर करने लायक है। एक तो जैसे आपने शुरू में अपने प्रोग्राम का जो टाइटल है वो चला रहे हैं, कैराना तो बहाना है। एक हद तक ये सही है, क्योंकि आप देखिए कैराना और मथुरा दो घटनाएं ऐसी हुई जिसमें बीजेपी ने अपने आप को जिस तरह से उन्होंने पेश किया, उनका जो मकसद था कि समाजवादी पार्टी के अगेंस्ट वो एक सक्षम ऑल्टरनेट के रूप में उभरे, उनकी ये राजनीति है। राजनीति का दूसरा पार्ट है कि उसमें एक सांप्रदायिक मतलब किसी तरह के पोलराइजेशन का एक टिंज है, क्योंकि कैराना पे जब ये बात आती है, जब अब वो कह रहे हैं लगातार कि ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, ये बात सही है कि वहां से मान लीजिए जो पलायन की लिस्ट है, जैसा पलायन का लिस्ट दिया गया वैसा पलायन नहीं है, लेकिन पलायन है। ये किसी भी प्रदेश में ये तब होता है जबकि वहां लोगों को अपनी रोजी रोटी की समस्या होती है, किसी सुरक्षा का अभाव होता है और बाकी कुछ होता है। हमने बिहार में एक लंबा दौर ऐसा देखा था, तो लोग घर छोड़ के चले जाएंगे। अब वो बिहार में कई जगह होता है, बिहार में भी ऐसा हुआ है, यूपी में भी ऐसा हुआ है। अगर वो भी है तो वो भी, आप मुझे बोलने देंगे शास्त्री जी? घर छोड़ के लोग जाते हैं। नहीं, मैं रोक नहीं रहा हूँ, बोलिए ना शास्त्री जी। वो एक गवर्नेंस का इशू है, आप इस बात को क्यों नहीं मानते हैं? आपके लिए वो भी मुद्दा हो सकता है गवर्नेंस। लॉ एंड ऑर्डर की ही बात तो कर रहे हैं सर, आप ही बोल लीजिए, फिर हम सब चुप हो जाते हैं। देखिए दूसरी चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ,
अगर आप बीजेपी का देखेंगे, जैसे वहां इलाहाबाद में कार्यकारिणी हुई, एक जो मुझे जो एक मेथड दिखता है वो ये कि नरेंद्र मोदी जो है पूरे तौर पे डेवलपमेंट की बात वहां पे उन्होंने की, अमित शाह मथुरा और कैराना पे जो स्ट्रेस है और बाकी लोगों का कैराना पे जो स्ट्रेस है और बीच में कश्मीर की बात आती है। यहाँ भी संगीत सोम ने कहा कि 15 दिन में वो सारे लोग वापस आ जाएं। अब वापस वो लोग कैसे आएंगे? इशू ये है कि कैराना एक टॉकिंग पॉइंट देता है, कैराना में इनका जो वर्कर है वो जागृत होता है, समाजवादी पार्टी सामने आती है, जो बाकी दो पार्टियां हैं वहां उनका कोई पोजीशन इस पे क्लियर नहीं होता है। तो इसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट आमने सामने सीधे तौर पे आती हैं। तो यहां तक दोनों पार्टियों की जो भी रणनीति होगी वो अपनी रणनीति में यहां तक सफल हो गए हैं, क्योंकि हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां उसको डिस्कस कर रही हैं। ये एक्चुअल में कहां पे यहां से लेकर के, क्योंकि चुनाव का जो अनाउंसमेंट होगा अभी उसमें 5 महीने हैं, लेकिन यूपी मदर ऑफ ऑल असेंबली इलेक्शंस है। बीजेपी 72 सीट जीत करके पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अपने आप को वहां सत्ता की दावेदारी में पेश कर रही है। समाजवादी पार्टी या बसपा या बाकी किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए वहां बीजेपी किस तरह से फेयर करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गर्माहट चाहे कैराना हो या कोई और भी इशू हो, गर्माहट तो रहेगी। उसके बाद वो डेवलपमेंट की बात आती है तो ये दोनों मिक्स करता है हेडी कॉकटेल को, उसको लोग कैसे लेते हैं, इशू वो है। चलिए, तो यहाँ पर अब हम कांग्रेस की और वीएचपी की भी राय लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने और पत्रकार मित्र शरद प्रधान साहब के पास जाना चाहता हूं। बिल्कुल 2014 के चुनाव की तरह मुजफ्फरनगर की लाइन पर ही ये सारी चीजें होती हुई दिख रही है प्रधान साहब। तो ये एक तरह से साफ है कि जिस तरह का यहाँ पर संजय सिंह जी भी इशारा कर रहे थे कि ध्रुवीकरण का है, आपके कैलकुलेशंस होते हैं राजनीतिक स्तर पे कि आप कैसे करेंगे, समाजवादी पार्टी को वो किन की तरफ जाएंगे, वोट वो किस तरीके से बंटवारा होगा, सब उसी आधार पे चल रहा है। देखिए, बिल्कुल ये बड़ा क्लियर हो गया है कि कैराना में जितनी कार्रवाई बीजेपी ने जिस तरह से शुरुआत करी थी, जिन्होंने शुरुआत करी थी उन्हें तो होश आ गया, वो एक सुलझे हुए नेता हैं, पुराने नेता हैं, उन्होंने तो वापस ले ली सांप्रदायिक वाली बात उन्होंने। उसके बाद अब इन लोगों की बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई, बीजेपी ने तो सोचा था कि इसके नाम पे पूरा हम पोलराइजेशन, सांप्रदायिक टर्न दे देंगे चुनाव को वो उस एरिया में, क्योंकि मुजफ्फरनगर की जो आग है वो अभी भी उसको फायदा उठा सकते हैं, फिर से ये बना सकते हैं माहौल। और ये इनकी आदत हो गई है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन जो छुटभइये हैं वो और जितने इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वीएचपी ये और जो बाकी बजरंग दल इस तरीके के जितने हैं और प्लस आरएसएस वाले, वो मिल करके इसको माहौल को बिगाड़ते हैं। और एक तरफ और मोदी जी वो को सुनाई नहीं पड़ता, दिखाई पड़ता है। कौन सा माहौल बिगाड़ दिया? आप मत बोलिए बीच में, आप कृपया करके चुप रहे। शास्त्री जी, आपके भाषण का प्रोग्राम नहीं है, आप दूसरों को भी सुनिए। आप यही तो जाहिर होता है कि आप इनटॉलरेंट है। इसको कहीं से कहीं पहुंचाइए आप टॉलरेंट, आप जो पत्रकार पत्रकार की खाल में जाहिर होता है कि आप टॉलरेंट हैं। आप क्या करेंगे? आपको देखिए, ये दिख रहा है, ये आप यही दिखला रहे हैं बीजेपी के बारे में। विनोद बंसल साहब बोल रहे हैं, विनोद बंसल साहब बोल रहे हैं, शास्त्री जी नहीं बोल रहे हैं। आपको नहीं बोलना है। जरा इनको भाई विपिन, इनको चुप कराइए। ये तो ऐसा लग रहा है कि इन्हीं का ये मोनोपोलाइज करना चाहते हैं। बंसल साहब नंबर मिल जाएंगे तो शायद ये कुछ बन जाएंगे। बंसल साहब मना करने के बाद का नाम लिया। अरे आप कुछ बनना चाह रहे हैं, इसलिए बोलते जा रहे हैं। आपको बंदिश नहीं बन जाएंगे आप मंत्री। सम्मान के साथ रहना सीखिए। अरे आप सीखिए सम्मान करना। बके जा रहे हैं आप, बोले जा रहे हैं जैसे और किसी को बोले नहीं, आपको क्या, आपको बकवास करने की प्रधान साहब ये विनोद बंसल बात कर रहे हैं। रखिए, बहुत ज्यादा बोल चुके। प्रधान साहब ये विनोद बंसल बात कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि शास्त्री जी बोल रहे हैं तो वो नहीं है, ये बीएचपी के विनोद बंसल है। गलतफहमी हो गई है, इसके जरिए से वो शायद मुख्यमंत्री बन जाए। वही लगता है शास्त्री जी को भी है कि ज्यादा बोलेंगे, चिल्ला के बोलेंगे तो शायद कुछ बना देंगे। लेकिन शरद जी इसलिए बोले जा रहे हैं। शरद जी मैं नहीं बोल रहा हूँ यार, शास्त्री जी नहीं बोल रहे हैं। ये गाली दोगे तो आप जैसे ये मानसिकता छोड़िए, चिल्ला के नहीं बन जाएंगे आप कुछ। आप दूसरों को सुनने के दूसरों को भी एक मिनट मैं थोड़ी सी स्थिति साफ कर दूं। विनोद जी एक मिनट शरद जी सुनिए, ये विनोद बंसल साहब बोल रहे हैं जो वीएचपी के नेता हैं। शास्त्री जी की आवाज ये नहीं थी, शायद आप देख नहीं पा रहे हैं, वहां पे आप तक सिर्फ आवाज जा रही है, लेकिन ये आपने वीएचपी का जिक्र किया, इसलिए हमारे पास। अच्छा
क्योंकि वो शास्त्री जी बोले जाते हैं तो मैं समझा कि शायद बोल रहे हैं। ये विनोद बंसल है। कहिए जरा, जब दूसरे को भी बोलने दे भाई, हम आप बोले रावण को हमेशा तो बात नजर आते थे। ये बड़ी खराब आदत है। आप ये जरा बात पूरी करिए, लेकिन बात को सालिन जब आप बोलिएगा तो हम नहीं बोलेंगे। विनोद जी अरे जब आप बोलेंगे तो हम भी चलाएंगे। बात पूरी सुन लें, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। विनोद जी आपके पास भी आ रहा हूँ। शरद जी अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद आपका रिएक्शन लें। मैं कह रहा हूं ये जो डबल स्पीक वाला जो आदत पड़ गई है लोगों की, कि ये सोचते हैं कि जिधर बिगाड़ना है माहौल बिगाड़ लो, उधर वो कहते रहेंगे हम तो साफ विकास की बात कर रहे हैं। बीजेपी के कहेंगे नेता हमने तो कहा ही नहीं, ये तो किसी ने कहा, बीजेपी का व्यू ये नहीं है। ये कौन सा तरीका है? पब्लिक जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, दिख रहा है लोगों को। ये शुरू से सबने कहा, हमने भी माना कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है यूपी में, और ये लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हुआ। पहली चीज तो हुकुम सिंह साहब की वो जो लिस्ट थी वो इतनी झूठी निकली। उन्होंने स्वयं एक्सेप्ट किया कि हाँ आज भी सामने आ गया है कि सिर्फ 346 में से 3 लोग ऐसे हैं मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जी मैं आता हूं आपके पास, शास्त्री जी आपके पास आऊंगा। आनी चाहिए उन लोगों को जो इसको कंपेयर करते हैं कश्मीरी पंडित से। इससे ऐसा लगता है जब आप कश्मीर से कंपेयर करते हैं तो आप कश्मीरी पंडितों की जो समस्या है उसको हल्का कर दे रहे हैं। ये तो शर्मनाक बात है कि आप कश्मीरियों की पंडितों की जो सीरियस प्रॉब्लम है उसको आप हल्का कर दे रहे कंपेयर करके कैराना से। अरे भाई आपको सांप्रदायिक चुनाव लड़ना, खुल के बोलिए। चलिए मैं यहाँ पर मैं नगमा के पास आता हूँ। कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ है काफी देर से। नगमा, कांग्रेस का कोई स्टैंड इस पर अभी तक हमें साफ तौर पे सुनने को नहीं मिला है। देखिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी एक दोहरी नीति क्यों अपना रही है। एक तरफ से वो कह रही है कि वो इस कार्यक्रम में संगीत सौम के साथ में नहीं है, और दूसरी तरफ से ये कह रही हैं कि ये बहुत ही गंभीर समस्या है। तो एक नीति अपनाएं कि वो उनके साथ में इस कार्यक्रम में थी या नहीं थी। दूसरी बात ये थी कि इस कार्यक्रम में पता चला कि उनके साथ में जो उनका काफिला था उनके हाथों में कुछ अस्त्र शस्त्र भी मिले गए, और फिर उनके कुछ विवादित बयान भी थे इस कार्यक्रम में लेकर कि ऐसा कुछ था कि उन्होंने कहा कि ये अगर बात सच्ची निकली तो हम खून की नदियां बहा देंगे। ये ऐसा क्यों होता है कि चाहे वो हरियाणा में कोई दलित की हत्या होती है या वो जिंदा जलाया जाता है, या फिर दादरी में कोई कांड होता है, या मुजफ्फरनगर होता है, या फिर मेरठ में मेरे इलेक्शन के दौरान में एक यंग लड़के को मारा गया और संजीव बालियान वहां पर पाया गया। तो संगीत सोम, संजीव बालियान, ये सब लोग ऐसे ध्रुवीकरण के माहौल में क्यों पाए जाते हैं? ये सब विवादित बयान क्यों करते हैं? ये हिंदू मुस्लिमों का अभी रमजान का महीना चल रहा है और ये लोग ये बात कर रहे हैं कि हिंदुओं को यहाँ से निकाला जा रहा है, पलायन किया जा रहा है। ये सब क्या है? ये लव जिहाद क्या था? घर वापसी क्या था? ये सब क्या है और क्या हो रहा है? कैराना में पलायन हुआ कि नहीं, जरा ये बताओ। जमुना तहजीब की बात करते हैं और इलेक्शन में डेवलपमेंट हो नहीं रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई अपने चरण पे है। शास्त्री जी बोलने दीजिए, आप हथियार लेके जाने की क्या जरूरत थी? हथियार वाली बात तो सच है। महंगाई और डेवलपमेंट तो कोई डेवलपमेंट और विकास की बात चलती है, लेकिन विकास में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हथियार वाली बात पर आप जवाब दें। तो क्या बातें ये कह रहे हैं? हथियार वाली बात पर आप जवाब दें। कश्मीर में क्या हो रहा है? ये क्या कर पा रहे हैं? अस्त्र शस्त्र थे, वो ले जाने का क्या मतलब था? बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, गलत बोल रही हैं। हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर जो भी वहाँ पर ये बिल्कुल ये बातें कई सारी न्यूज चैनल में आई हैं, और ये भी बात है कि इन्होंने आज भी एक विवादित बयान दिया है। दिखला दीजिए इनको। ये कांग्रेस के लोग इतने संगीत सोम ने खुद एक चैनल पे कहा है कि कुछ लोगों ने ऐसे कुछ लोगों को पाया गया और उनको पकड़ाया गया। संगीत सोम का खुद का बयान देख लीजिए, शायद शास्त्री जी वाकिफ नहीं है। हुकुम सिंह ने खुद कहा है कि ये बीजेपी इस कार्यक्रम से वाकिफ नहीं थी, और आज नहीं कर सकती। आप ये तय कर लीजिए कि मुद्दा है वहाँ पर पलायन हो रहा है, ये शास्त्री जी गुंडागर्दी हो रही है वहाँ पर, क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? गुंडागर्दी आवाज क्यों सुनाई बोल रही है? आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं। इनकी आवाज क्यों सुनाई दे रही है और हमारी क्यों नहीं सुनाई दे रही है? शास्त्री जी बोलने दे, उन्हें अपनी बात रखने दे, फिर आप ही से जवाब लेना है मुझे। लेकिन आप नहीं, आपने जवाब मांगा है मुझसे। मेरी बात मुझे क्यों नहीं ये रखने दे रहे हैं? उन्हें अपनी बात तो रखने दीजिए। मैं आपको बतला रहा हूँ।
मुझे बात करने दीजिए, मुझे अपनी बात पहले रखने दीजिए। उनको पूरी बात करने दीजिए, महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, सम्मान करना सीखिए। विजय सोनकर शास्त्री जी, महिलाओं का सम्मान कीजिए, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए। संगीत सोम तो खुद किसी को भी बोलने नहीं दे रहे हैं। शास्त्री जी देखिए, हम लोग सब मिलकर चर्चा कर रहे हैं और जैसा आप कह रहे हैं बड़े ही गंभीर मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, तो फिर हम सबकी बारी बारी से बात सुने। आप लेकिन गलत बात बोल रहे हैं। नहीं, तो गलत जब आपकी बारी आएगी तो आप बताइएगा कि गलत बोला, लेकिन उन्हें अपनी बात तो रखने दें। नहीं, गलत बात कौन कह रहा है? सारे न्यूज चैनल्स पे चल रहा है ये। विपिन जी, आप कौन सा हथियार? मैं बता रही हूँ कि ये गलत बोल रहे हैं। सारे न्यूज चैनल्स पे ये बातें चल रही है। संगीत सोम ने खुद ये बात कही है। आप किसी न्यूज पर दिखला दीजिए कि वहाँ पर कोई व्यक्ति के पास हथियार था। नगमा जी, आप किसी एक व्यक्ति को दिखला दीजिए कि किसी के हाथ में हथियार था। मैं आपसे माफी मांग लूंगा। संगीत सोम ने खुद कहा है कि कुछ लोगों को हमने कुछ लोगों के हाथ में पकड़ाया गया था हथियार और उनको पकड़वाया गया है। संगीत सोम ने खुद ये बयान दिया है। वो हथियार वाले क्या हमारे कार्यकर्ता थे? हमारी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? हमारे जी, आपकी बात सुन रहे हैं हम। हथियार वाले को पुलिस से चलिए अब यहाँ पर हमारी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? आपकी भी बात सुन रहे हैं, आपकी भी बात सुन रहे हैं। मुझे सभी लोगों से निवेदन है, मुझे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। हम लोग करीब 20-25 मिनट तक बात कर चुके हैं। गंभीर मुद्दा है, ये शास्त्री जी तो किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। का मुद्दा है, क्या ये सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है? वाकई वहाँ पर कोई दूसरी समस्या है जो हम लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, या कैराना के बहाने जो हम कह रहे हैं सियासत तो नहीं हो रही? आप सबकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। आके दोबारा आगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक। आवाज अड्डा पे आज हम बड़ी बहस कर रहे हैं कि क्या कैराना एक बहाना है, यानी कैराना के जरिए उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है, और वो भी ठीक वहां होने वाले चुनाव से पहले, क्योंकि कुछ ज्यादा वक्त नहीं बचा है वहां के चुनाव में और एक बड़ा मुद्दा इस समय बन गया है। तो हमारे सभी प्रवक्ता या सभी हमारे यहाँ पर मेहमान इस कार्यक्रम में बने हुए हैं। और अब हमारे साथ सुदिंद्र भदौरिया साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं। भदौरिया साहब, बातचीत काफी लंबी हो चुकी है अभी तक और हर तरह के तर्क और वितर्क हो गए हैं, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन बीएसपी, जो कि बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, अपना बड़ा वजूद रखती है, उसका क्या स्टैंड है कैराना के ऊपर, वो आपसे लेना चाहेंगे। देखिए, कैराना का सच और उसकी हकीकत को समझने के लिए इस देश के अंदर भी और दुनिया में विस्थापन का जो समाजशास्त्र है उसको समझना जरूरी है। विस्थापन लोग करते हैं अपने बेहतर भविष्य की तलाश में, और वो कैराना से भी होता है, केरल से भी होता है, पंजाब से भी होता है। और आपको मालूम है, ये दिल्ली शहर जहां आप इस बहस को कर रहे हैं और नोएडा में जहां आपका स्टूडियो है, कितने लोग वहां पे नोएडा में वहां के मूल निवासी हैं, और कितने लोग, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हिंदुस्तान के तमाम इलाकों से आकर वहां बस गए हैं। मेरे जैसे और आप जैसे लोग भी बाहर से ही आए होंगे दिल्ली में, मैं समझता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये एक समस्या को सांप्रदायिक रूप देना, ये इन लोगों की राजनीति की और इनकी फितरत का हिस्सा है बीजेपी की। पर साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर निसंदेह गुंडा राज है। गुंडा राज की तस्वीर आपने मथुरा में देखी, मैंने अभी जिक्र किया था कुछ चैनल्स में, इटावा में एक जगह है संतोषपुर इटगांव, वहां की महिलाओं को, जो मुलायम सिंह जी का और मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जाके वहां पर आप अपनी टीम भेज सकते हैं IFBN 7 की। वहां महिलाओं को अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद नग्न करके घुमाया गया। तो इस तरह के गुंडा राज के अंदर ये हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। ये लोगों की समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहे हैं, ये सुलझा पा रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और इसी तरह से किसानों के साथ साथ नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा उत्तर प्रदेश में। तो इस वजह से ये लोग फेल हो गए हैं, और केंद्र में फेल हो रही है। संजीव जी बोलने दीजिए। वो उन लोगों ने भी वादे किए थे, किसानों के वादे किए थे, नौजवानों के वादे किए थे। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ कैराना की हो रही है, कैराना की हो रही है। 200 रुपया किलो,
सुदीन जी, बात हम सिर्फ कैराना की कर रहे हैं, फिलहाल कैराना तक रखते, क्योंकि ये वाकई बड़ा गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे को समझना जरूरी है। कैराना में देखिए कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं है, बेहतर भविष्य के लिए लोग जा रहे हैं। हुकुम सिंह ने स्वयं कहा है और इनके तमाम लोगों ने कहा है। आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को मैं कहूंगा राष्ट्रीय प्रिंट मीडिया ने कितनी बार दिखाया कि एक लिस्ट छपी है, जो लिस्ट में तमाम ऐसे मृतक लोगों के नाम भी हैं विस्थापन में जो मृतक हो चुके हैं। बहुत सारे लोग हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, बेहतर भविष्य की तलाश में गए हैं। ये दोनों लोग यहाँ पर विनोद बंसल साहब बीएसपी के हमारे साथ हैं, कराना चाहते हैं, उनसे भी मैं उनकी राय लूंगा। बंसल साहब, बीएसपी की इस पे क्या लाइन? बाद अगर कोई बाहर जाता है और उसकी मृत्यु हो जा रही है तो उसको क्या कहेंगे आप? अगर कोई पलायित होकर के कहीं जा रहा है और उसकी मृत्यु हो जा रही है तो उसको क्या कहेंगे आप? विपिन जी, जी बोलिए बोलिए। विपिन जी, पहले तो आपको धन्यवाद करूंगा कि डिबेट के 40 मिनट बाद मुझे कम से कम। नहीं सर, आप पहले भी बोले, आप खुद ही आ गए थे, आपकी भी बात आपने रखी है। नहीं, मैंने सिर्फ उनको टोका था जो गाली दे रहे थे, उसके लिए मैंने बोला नहीं था बिल्कुल भी। अब मैं आपको देखिए, जो बात अभी पत्रकारों की मीडिया की बात हो रही है, मैं एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े पढ़े जाने वाले अखबार की बात रिपोर्ट कर रहा हूं आपको, कोट इन कोट लाइन कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा, नहीं तो आप कहोगे सांप्रदायिक बात कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद अपनी सांप्रदायिक बात कर रहा है। मैं ये अखबार की रिपोर्ट है, अपने ही शहर में बस्ती बदलने को मजबूर हुए लोग। अब इसमें क्या कहते हैं अखबार वाले कि देखिए पिछले 90 के दशक से बस्ती बदलने का सिलसिला तेज हुआ। ये इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का दमन शुरू हुआ। मेरठ शहर की आबादी का से ये विभाजन साफ नजर आता है। हापुड़ रोड की ओर निकलेंगे तो बंटवारा साफ दिखता है। बैंक कॉलोनी, भवानी नगर, रामबाग कभी हिंदू बाहुल्य थे, अब नाम मात्र के हिंदू परिवार रह गए हैं। श्यामनगर, पिलोखड़ी और पटेल नगर, थापड़ नगर की दास्तां भी ऐसी ही है। किठोरी, शाहजहांपुर, फलावदा जैसे कस्बे भी पलायन का बंसल साहब 1990 का जिक्र कर रहे हैं, तो अगर 1990 से सब कुछ शुरू है तो ये बात जाके 2016 में क्यों हो रही है? 90 की बात, अरे नहीं भाई नहीं, विनीत जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, विपिन जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं कह रहा हूँ, मैं 90 की बात नहीं कर रहा, मैं 90 के दशक से शुरू हुए पलायन की बात कर रहा हूँ जो आज तक जारी है। कैराना की घटना, उस दौरान बीजेपी की सरकारें भी रही वहां पर, बंसल साहब। घटना नहीं है कैराना की, नहीं, मैं कहता हूँ जिसकी भी सरकार हो, मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा। जी बंसल साहब को बात रखने दीजिए। आधार पर पलायन का आरोप लगाया, बंसल साहब आप बोलिए, एक मिनट। और उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर पलायन को नकार दिया। ताजा बयान राजीव जी उन्हें बात पूरी करने दीजिए। अगर दम है तो ये कार्रवाई। राजीव जी थोड़ा सा हिंदुओं की बात भी सुन लिया करो। राजीव जी सुनिए जरा, मैं कह रहा हूँ बुलंदशहर के सरायदारी बड़ा हिंदू मैं हूँ पवन बंसल जी, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं आपसे बड़ा हिंदू। राजीव जी उन्हें बात रखने दें, मुझे भी सर्टिफिकेट देना बन जाएगा यार। एक मिनट, हाँ हम भटक जाएंगे, आप बात पूरी करने दें, फिर हम आपके पास भी आते हैं, अपनी राय रखिएगा। भैया पंडित जी, मैं पूरी बात कर रहा हूँ। बुलंदशहर के सरायदारी मोहल्ले में वाल्मीकियों के 400 से ज्यादा परिवार थे, लेकिन अब 15-16 बच्चे हैं बस इसमें। आखिरकार कहाँ चले गए वो? क्या वो डेवलपमेंट के लिए गए थे? मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगों के बाद में पलायन बढ़ा। पर विनोद बंसल साहब जी आप ये जो भी अखबार से आप हमें बता रहे हैं, कुछ अलग अलग रिपोर्ट नहीं है, ये दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला दैनिक जागरण है, जिसको चलिए आप अगर दैनिक कर रहा हूँ। ठीक है, आप इसके साथ साथ ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। मेरे वहाँ के जिला संयोजक, मेरे वहाँ के बजरंग दल के प्रांत संयोजक, और मैंने अभी देवेश उपाध्याय जी से बात करी है, वहाँ के क्षेत्र मंत्री हैं, उन्होंने स्वयं वहाँ जाकर के देखा है कि वहाँ की क्या भयावह स्थिति है। सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये जाने माने संगठन है हिंदुस्तान के, नहीं होता सांप्रदायिक हिंदू सुरक्षित नहीं होता। देखिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल दोनों सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाले संगठन हैं। इन्होंने बाबरी मस्जिद को ढहाने के लिए पूरा कुछ उठा रखा। चलिए हम, मुझे लगता है ये बात फिर बड़ी बहस में चली जाएगी, बाद में अयोध्या हुई हमारी है, मथुरा काशी की बारी है। ये लोग उत्तर प्रदेश को आग की लपेटना चाहते हैं, इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। लपेटना क्या है?
मुझे बताइए कि पश्चिमी आप लोग उत्तर प्रदेश को जलाना चाहते हैं, आप कामयाब नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी को आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलती है, आप कुछ बोलते हैं। बहुत चालाकी से आप दोनों लोग मिलकर ये होली खेल रहे हैं। मुझे हम जानते हैं आप दोनों लोगों के। आप जैसे राजनेता नहीं है तो और कौन है इन दंगों हम जानते हैं आप लोग चाहते हैं। आपको दर्द नहीं हुआ मुजफ्फरनगर के 1 लाख लोग विस्थापित हुए। मुजफ्फरनगर में 1 लाख लोग। एक मिनट शांति बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, शांति से बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। मैं आता हूँ संजीव मिश्रा साहब के पास। संजीव मिश्रा साहब, बहुत सारे कमिटमेंट को पूरा नहीं, बहुत सारे इल्जाम आपकी सरकार पर लग रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर कीजिए, आप चीजों को बिगड़ने क्यों दे रहे हैं? चुपचाप शांत रूप से सुन रहा था, 40 मिनट तक बिल्कुल शांत था, लेकिन जब मैं बोलने लगा तो सबको परेशानी हो गई। ये साबित हो रहा है कि आखिरकार हिंदुओं के दुश्मन कौन कौन राजनेता है। आप उत्तर प्रदेश कोशिश मत कीजिए। हम संजीव जी की राय लेंगे। संजीव जी, कमिटमेंट किए थे 2 साल पहले, ये फिर ध्रुवीकरण कर रहे हैं यहाँ आके, और उसको ढकने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये दंगे कराने वाले लोग हैं, ये साजिश करने वाले मैं ये लोग हैं। पूछ रहा हूँ संजीव जी के, ये जैसे भी लोग हैं, लेकिन आपकी सरकार है, आपकी सरकार क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश के हमारी सरकार कुछ भी नहीं इनको करने देगी। जिस तरीके से आज इनको रोका गया है, ये 15 दिन की बात करते हैं, इस तरीके की बात, ये तो पलायन का अर्थ ही नहीं जानते। अगर ऐसी पलायन की बात है तो क्या मोदी जी बनारस पलायन करके आए हैं? दूसरी बातों के आरोप यहाँ नहीं कर रहे हैं। ये अपने पापों को ढकने के लिए अभी ये इलाहाबाद में संगम नगरी में जो बता रहा हूँ, 2 साल से जो कर रहे थे उसमें एक भी पूरा नहीं किया, और अब ये कैराना जैसे नए शिविर पे छोड़ना चाहते हैं। मैं तो साफ सी बात कहता हूँ। चलिए, मैं शरद प्रधान साहब के पास जा रहा हूँ। एक अखबार दिखा के यहाँ पर विनोद बंसल साहब कुछ आंकड़े रख रहे। प्रधान साहब, आप भी लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, हम आपसे जानना चाहेंगे ये आंकड़े कितना सत्य बोलते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। अरे प्रधान साहब पत्रकारिता नहीं कर रहे, ये नहीं, उन्हें बोलने दीजिए, व्यक्तिगत आक्षेप मत लगाइए, उन्हें बोलने दीजिए। क्या ये तो इतना ज्यादा शोर मचा रहे हैं कि समझ भी नहीं। आपने क्या कहा मैंने समझ जी, मैं ये आपसे पूछ रहा था प्रधान साहब कि अभी बंसल साहब ने बहुत सारे आंकड़े रखे, बहुत सारी बातें की। मैंने कहा आप बड़े पत्रकार हैं, आप उत्तर प्रदेश को देखते हैं बारीकी से, इन आंकड़ों पे, इन रिपोर्ट्स पे कितना विश्वास किया जाए? कौन से आंकड़ों पे ये विश्वास जो बंसल साहब अभी रख रहे थे? हेलो, दैनिक जागरण अखबार का, अरे इनके पास ये जो विश्वास किया जाए या नहीं, ये बताओ। नहीं, शास्त्री और बंसल साहब तो उतारू हैं। देखिए विपिन, जरा मुझे बोलने दीजिए। आप क्या है, जुटला के दिखा दें आंकड़ों को। जिस दिन से 2014 का इलेक्शन जीती बीजेपी, जो कि सांप्रदायिकता के नाम पे नहीं, मोदी के नाम पे जीती थी, बीजेपी नहीं मोदी जीते थे, और उन्होंने लोगों को दिखाया कि हम विकास करेंगे। लोगों को लगा, और कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब थी कि बड़ी इजीली वो पूरी स्वीप कर गए। उसके बाद इनके दिमाग में बैठ गया, और ये अमित शाह की स्ट्रैटेजी थी कि अब हम जो है सिर्फ सांप्रदायिकता को बढ़ाएंगे, और मोदी पे इम्प्रेस करा कि नहीं, हम हिंदुत्व के नाम पे ही जिताएंगे, और इन्होंने ट्राई करना शुरू किया। आप देख लीजिए, उसके बाद यूपी में बाई इलेक्शन हुए 11, उसमें से 8 इलेक्शन 8 जगह ये हारे, क्योंकि इन्होंने लव जिहाद, घर वापसी, योगी आदित्यनाथ को इसकी बागडोर दे दी। जरा बोलने दीजिए प्लीज। और योगी आदित्यनाथ को बागडोर दे दी, उन्होंने घर वापसी, लव जिहाद, भारतीय जनता पार्टी स्लोगन चलाए और हारे। ये सांप्रदायिकता पे हारते हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं सीखते। उसके बाद इन्होंने ये दादरी वाला कांड करवाया, दादरी वाला कांड कराया, वो भी फेल कर गए शास्त्री जी, उसमें भी फेल कर गए। तो अब आपको ये सूझ रहा है, अब आपको ये सूझ रहा है कि चलो कैराना छोड़ो। आप ये कब छोड़ेंगे? आप भूल जाइए, केवल विकास की बात कर रहे हैं, खुद का पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, सामूहिक प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं प्रधान जी। आप लोगों की जो स्ट्रैटेजी है और जो अमित शाह ट्राई कर रहे हैं, उसमें कोई सफलता नहीं मिलने वाली। सांप्रदायिकता के नाम पे ये कतई नहीं जीतेंगे, और ये ट्राई करते रहेंगे। चिंता न करें, मैं यहाँ पे संजय सिंह साहब के पास जाता हूँ। संजय सिंह साहब, एक स्ट्रैटेजी के तौर पे देखें, अगर हम कैराना जैसी चीज को, और दूसरी तरफ मोदी साहब के विकास के एजेंडे को देखें, एक मिनट, तो बीजेपी के लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या होगा? क्या वो विकास के एजेंडे पे चुनाव पे आगे जाए उत्तर प्रदेश में, या फिर एक सांप्रदायिक या ध्रुवीकरण वाले
एजेंडे को पकड़े। हम लोग नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज आए, संजय जी नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का राज आए, इसलिए हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। संजय सिंह साहब, आप देश को संभाल लीजिए, जो देश में भ्रष्टाचार कर रहे हो, जो देश में हालात बिगाड़ रहे हो, शरद जी पूरे देश में महंगाई बढ़ा रहे हो, हम आपको चैलेंज कर सकते हैं कि हम लोगों ने जो भी बातें की हैं, शास्त्री जी एक गंभीर सवाल लेके मैं संजय सिंह साहब के पास जा रहा हूँ। की दाल एक तो सारी दालें 200 रुपए की हो रही है। जी बिल्कुल, 200 रुपए की दाल पे भी हम लगातार बात करते हैं, लेकिन मिश्रा जी एक मिनट संजय जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। एक चीज इसमें देखने वाली बात है कि आप जहां भी चुनाव होता है, लोग जो है, आम जनता जो है, आम जनता विकास के नाम पे चाहती है वोट करना। वो ये देखती है कि कौन सी पार्टी उसका जीवन में किसी तरह का सुधार ला सकती है। 2014 का चुनाव भी यही दिखाया, लोग ये समझ करके वोट डालते हैं और आगे भी लोग इसी तरह से ये समझ करके वोट डालेंगे। दूसरा पक्ष होता है इमोटिव इश्यूज, जो इशू सीधा सीधा कनेक्ट करता है, उसमें फिर लोग ये देखते हैं कि जो इमोटिव के साथ उनको किसी तरह का डेवलपमेंट का भी वादा कर सकता है, चाहे वो इमोटिव कनेक्ट जो हो जाति के रूप में हो, चाहे वो संप्रदाय के रूप में हो, या किसी और फॉर्म में आ रहा है, वो एक हवा क्रिएट करती है और उसके बाद की जो चीज है वो आपको कहीं डेवलपमेंट आप छोड़ नहीं सकते, उसको आपको लेकर के चलना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये कॉम्बिनेशन हर पार्टी जो देने का है वो प्रयास करती है। अगर आप वैसे देखेंगे, जितना मैं यूपी में घूमा हूं, वेस्टर्न यूपी में मुस्लिम जो हैं वहां अगर वो सोशली डोमिनेंट है तो इकोनॉमिकली भी उनके पास स्ट्रेंथ है, जैसा कई जगह बाकी जगह पे नहीं दिखता है। ये एक चीज है जो यहाँ आकर के मुझे लगता है कि किसी तरह का एक, जो अभी आप पूरा विवरण तरह तरह की पार्टियां दे रही हैं, बीजेपी इन पर्टिकुलर जिस तरह से वो कर रही है, वो कहीं किसी तरह का एक जो अंडर करेंट है वो लोगों के मानस में वो डालने का प्रयास है। बाकी जो एजेंडा है वो लोग हर समय ये देखते हैं, आप जाइए, बिजली क्या मुद्दा नहीं है, मतलब लाखों लाख लोग यूपी में, आप जहां भी जाएंगे लोग ये सवाल आपसे करेंगे, वो उनके भी इश्यूज वही होते हैं। ये किस तरह का हेडी कॉकटेल पार्टियां प्रेजेंट करती हैं, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ता है। नहीं संजय जी, जब हिंदुओं की बात आती है तो आपको बिजली पानी क्यों नजर आता है? जब हिंदुओं के दमन की बात आती है तो आप लोग बिल में क्यों घुस जाते हैं? आखिरकार कैराना में और कंदाल में क्योंकि इनके पास मुद्दा ही नहीं है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई बिल में घुसने वाला नहीं है। आप एक चीज विनोद बंसल जी समझ लीजिए, मैं कोई बिल में न घुसता हूँ, मैं बयां वो कर रहा हूँ कि लोग को जो चीज अपील करता है, हिंदू को भी वही अपील करता है और मुस्लिम को भी वही अपील करता है। आप जरा एक मिनट संजय जी की बात सुन लीजिए, संजय जी की बात सुन लें। बंसल जी, एक बार आपके जो मुखिया हैं, आप और जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, आखिरकार निष्पक्ष रखना तो सीखो कम से कम यार। हम सब बोलेंगे तो कोई आवाज नहीं सुन पाएगा, हम सब बोलेंगे तो कोई आवाज नहीं सुन पाएगा। एक करके बोलेंगे कि आपके रवैये पर धक्का लगा दे। अगर आपके कहने के हिसाब से होता देश बनाना चाहते हैं, पत्रकारिता के जरिए बल पर लगाम लगाने। एक मिनट सब बहुत बातें हो जाएंगी, बहुत सारी बातें हो जाएंगी। सिर्फ संजय जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं केवल जरा विनोद बंसल जी को रिस्पॉन्ड कर दूं। अगर ये सीधे तौर पे अगर हिंदुत्व की बात होती तो बीजेपी कभी हमेशा भारत के राष्ट्र पूरी तरह से डेवलपमेंट का मिक्स आया, जिसको लेकर के मोदी आए तभी बीजेपी सत्ता में आई। बीजेपी की बात बीजेपी से करिए, मैं बीजेपी की बात बीजेपी से करिए, मैं बीजेपी का नेता नहीं। आप बंसल जी, आप जिसको घटना से पूरे देश में फर्क पड़ता है। मैं पत्रकार की खाल में रहने वाला आप लोग नहीं हूँ, ये मुखौटा उठ गया है, आप लोग सब लोग जान रहे हैं। आप जब 4 आदमी आपके पास इतनी बातें नहीं सुन पाएंगे एक साथ, इतनी बात नहीं सुन पाएंगे एक साथ। एक करके बोलिए प्लीज, चैनल पे बोलना जानते हैं। एक करके बोलिए। भदौरिया साहब अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन एक करके। देखिए ऐसा है, ये बीजेपी ने इस तरह के तमाम मुखौटे लगा रखे हैं। तुम 2 मोहे चेहरे हैं, तुम झगड़ा करो,
तुम दंगे कराओ, तुम बोलो कि ये चुनाव जो है देश के अंदर ऐसे लोग हैं, दूसरी तरफ ये लोग हैं जो सबका एक लोग करेंगे सबका साथ सबका विकास, दूसरे लोग करेंगे दंगा, और फिर ये बैठ के उस दंगा और सबका साथ सबका विकास में अपनी रोटी सेकने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी समय मेरे पास समाप्त हो रहा है। मैं नगमा के पास जाना चाहूंगा क्योंकि कांग्रेस नगमा वहां पर ये बतलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की गुंडई और भारतीय ये बसपा का जो भ्रष्टाचार का राज, जिससे अब प्रदेश में काम नहीं चलने वाला है। अरे जोड़िए आप, हटा तो निराश मुद्दा बनाया जाए ना। नगमा कांग्रेस पे क्या स्टैंड लेगी? क्या आप भी ध्रुवीकरण की राजनीति में इनके साथ शामिल होंगे और वोटों के बंटवारे की तरफ आपकी नजर होगी? जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में दंगे नगमा, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहती हूं। ये विनोद बंसल जी ने कहा था, कुछ आंकड़े दिए, तो सबसे ज्यादा तो मेरठ में विधायक भी भाजपा के हैं, सांसद भी 2 बार से भाजपा के हैं, मेयर भी भाजपा के हैं, भाजपा ही भाजपा है वहां पर। फिर ये सब क्यों हो रहा है या ये सब आंकड़े क्यों बताए जा रहे हैं? इसके अलावा मैं उनसे बताना चाह रही हूँ, या मैं आप सबसे बताना चाह रही हूँ कि मेरे इलेक्शन के दौरान, बीच में ना बोले, मुझे बोलने का मौका दे। मेरे इलेक्शन के दौरान वहां पर संजीव बालियान, जिसका कोई मतलब नहीं है मेरठ से, वहां पर दंगों में मौजूद थे। वो वहां पर क्यों मौजूद थे? क्योंकि ये लोग यही काम करने में, पोलराइज करने में, ध्रुवीकरण करने में, यही काम में वो लोग माहिर हैं। संगीत सोम और संजीव बालियान का कोई लेना देना नहीं था मेरठ में, लेकिन उस वक्त पे वो मौकाए वारदात पे वहां पर मौजूद थे, उस दंगे में क्यों मौजूद थे? हर बात को आप झुठला नहीं सकते। मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। फैक्ट्स देखिए, फैक्ट्स पे जाइए, वहां पर सारे भाजपा के सांसद है, सारे भाजपा के विधायक है, सारे भाजपा के मेयर है। फिर ये सब जो आंकड़े दिए जा रहे हैं वो क्यों दिए जा रहे हैं? क्यों बताया जा रहा है? क्या काम किया है वहां पर? सिवाय दंगों के ये लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ दंगों में। जी, चलिए समय समाप्त हो रहा है और समय नगमा जी, शास्त्री जी और बंसल साहब, साध्वी निरंजन कहेगी। नगमा जी, शास्त्री जी, बंसल साहब, देखिए मेरा समय समाप्त हो रहा है और चूंकि मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ये बहस चल रही है, जिस हिसाब से नगमा जी, क्योंकि समय की सीमा है यहाँ पर, और जिस हिसाब से बहस चल रही है उसे देखकर यही लगता है कि खैराना शायद एक बहाना, और सब इस बहाने को लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सबको अपने अपने फायदे दिखते हैं। लेकिन अब जनता इसको कितना समझेगी और इस सियासी खेल को किस हद तक वो उसके साथ जाएगी, ये शायद हमें जब 1 साल बाद चुनाव होगा, उसके नतीजे निकलेंगे, तभी पता लगेगा। लेकिन लगता नहीं कि हाल फिलहाल कैराना हमको यहां खबरों से बाहर जाता हुआ दिख रहा है। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।